दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक लगातार गिरते हुए फिर से ₹2.5 के आसपास आ गया, जो स्टॉक ₹4 को क्रॉस कर गया था। पहले लगातार अपर सर्किट लगे और उसके बाद में लोअर सर्किट शुरू हो गए। लेकिन अगर आपको ये पता होगा और रेगुलरली अगर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो स्टॉक जब ₹4 के आसपास पहुंच गया तभी मैंने आपको लगातार वार्निंग देना शुरू कर दिया था कि जल्दी यहाँ पे लोअर सर्किट लग सकते हैं, इसमें से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। उस समय भी काफ़ी लोग कहते थे कि ये तो ऐसे ही चलते हो ₹10 चला जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं रियल में, क्योंकि ये ऑपरेटर का प्योरली गेम है। और जब ऑपरेटर को अच्छा प्रॉफिट मिलता है वो एक साथ में हेवी सेलिंग शुरू कर देता है, फिर लोअर सर्किट ही लगता है। अब यहाँ पे जो अच्छी खबर ये है कि सर्किट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्राइडे की ट्रेडिंग में क्लोजिंग सर्किट जो है लिमिट नीचे लोअर से थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग है, इसका मतलब है कि सर्किट खुला हुआ है। ये एक शुभ संकेत है, यानी आप समझ सकते हो कि यहाँ से अब सर्किट के खुलने की संभावना बन रही है। अपर सर्किट कब लगेंगे वो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अब लोगों को यहाँ से एग्जिट होने का मौका तो मिलेगा। और अब देख सकते हो कि आगे की क्या संभावना, क्योंकि अब हमारे सामने Q1 का बाद में अब देखें तो जो जून क्वार्टर का म्यूचुअल फंड और शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। किस तरह से बड़े फंड हाउस ने निवेश किया, FIDI का रुझान कैसा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में इस पेनी स्टॉक में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, या फिर एक तरह से ये बहुत रिस्की स्टॉक है जिसमें हमें निवेश नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दो बड़ी अपडेट है इस समय टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले GTL के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक की जो शुरुआत हुई वो आप देखो कि जो सर्किट खुल के ही हुई, यानी लोअर सर्किट बनी हुई 2.64 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 2.71 के आसपास। अब देख सकते हो कि उस लेवल तक गया है, 2.71 इंट्राडे में गया है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से अप मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लो बना 2.57 का, लेकिन अब देखो लोअर सर्किट भी गया और कल की गुरुवार की क्लोजिंग तक भी स्टॉक गया। दोनों तरफ का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन अब जो है बिकवाली का दबाव बहुत कम हो गया, क्योंकि जिसको प्रॉफिट बुक करना था वो कर चुके हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की संभावना नहीं दिख रही है। तो क्लोजिंग 2.59 पर रही है, जहाँ पे 4.43% की गिरावट देखने को मिली। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ से निकलने का मौका भी मिल रहा है और एंट्री का मौका भी मिल रहा है। लेकिन वाकई में क्या इस स्टॉक में बने रहना चाहिए? तो ये देख सकते हो कि इस स्टॉक ने लगातार दौड़ लगाई थी। यहाँ पे करीब 15 अपर सर्किट लगे। ₹2 के आसपास जो स्टॉक था उस 15 अपर सर्किट में सीधा ₹4.33 तक चला गया लगातार दौड़ते हुए। तो ये जो 15 अपर सर्किट एक तरफा लगे, क्योंकि इससे पहले भी अपर सर्किट लगे थे, लेकिन 13 जून को प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद लगातार फिर स्टॉक दौड़ा, कहीं रुका नहीं और सीधा पैसा आपका डबल करके दिया। लेकिन उसके बाद में लोअर सर्किट का दौर शुरू हुआ। तो जो लोअर सर्किट का दौर है वो भी लगभग 9 लोअर सर्किट लगातार लगे, यानी कल तो सर्किट नहीं लगा लेकिन 8 तो पूरे कंटिन्यू लोअर सर्किट लगे। अब सर्किट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि आने वाले समय में स्टॉक को फिर से दौड़ाया जा सकता है। आने वाले 1-2 नॉर्मल ट्रेडिंग के बाद इसमें फिर अपर सर्किट भी शुरू हो सकते हैं। तो वो जो रिस्क लेना चाहते हैं और एंट्री एग्जिट को अच्छे से समझते हैं, वो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं वो इस स्टॉक को फिलहाल अवॉइड ही करे, क्योंकि ये प्योरली ऑपरेटर के हाथ का गेम है। अब फिलहाल इसके लिए जो अच्छी राहत है कि इतने बड़े लोअर अपर सर्किट के बावजूद भी इसको स्टेज 1 ASM लिस्ट में ही रखा गया है, इसमें बदलाव नहीं किया गया। इसलिए इसको एक आप देखें तो इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह का भी मौका यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख लो कि जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। प्रमोटर के यहाँ पे 100% शेयर गिरवी है, ये सबसे बड़ा रिस्क है इसका। जो शेयर भी बहुत ही नाम मात्र है, 3.28% की ही होल्डिंग प्रमोटर की है और वो सारे के सारे शेयर उन्होंने प्लेज किए हुए हैं। तो क्लियरली देख सकता है कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे FI और FPI ने अपनी निवेश को बढ़ा दिया है, तो कुछ FI ने भी यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाया। तो 0.12% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जिसको जून में बढ़ा के 0.17% कर लिया। लेकिन यहाँ पे FI की संख्या घट गई, ये ध्यान रखें। तो पहले 26 FI थे जो निवेश करते थे इस स्टॉक के अंदर, वो जून में घट के 25 पर आ गए। ये भी आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अनचेंज है और वो लगभग 0 है, कोई म्यूचुअल फंड का निवेश नहीं है। म्यूचुअल फंड इस स्टॉक से दूर ही रह रहे, वो इसमें दाव नहीं लगा रहे। म्यूचुअल फंड की संख्या वैसे 2 है, लेकिन निवेश बहुत ही लिमिटेड है।
इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर दिया, वो भी यहाँ से निकले। 43.37% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो घट के 42.35% पर आ गई है। तो बड़े फंड हाउस भी इंडिया के इसमें से एग्जिट हो रहे, और ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि इस स्टॉक में बहुत सारा रिस्क दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर 3.3% है, जो बहुत ही कम है, या कह सकते हैं नहीं है, नाम मात्र के लिए। यहाँ पे एफआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, 0.01% की होल्डिंग थी मार्च में, जो बढ़ के 0.02% हुई है। डीआई की होल्डिंग घटी है, 43.3% की होल्डिंग थी मार्च में, जो घट के 42.20% हुई है। निवेश बढ़ा है, वो किसका बढ़ा, तो वो है जनरल पब्लिक का, यानी जनरल पब्लिक को शेयर पहना दिए गए। 53.4% की होल्डिंग थी, जो 54.4% हुई है, और दिसंबर में मात्र 52.20% हुई है। तो धीरे धीरे करके ही सारे के सारे शेयर जनरल पब्लिक के पास जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा रिस्क है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये देख लो कि 2 म्यूचुअल फंड है, लेकिन निवेश तो उनका बहुत ही कम है, जो परसेंटेज में भी नहीं आ रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की यहाँ पे 0.17% की होल्डिंग है। बैंक की यहाँ पे बहुत बड़ी होल्डिंग है, 38.85% की होल्डिंग बैंकों की है, और ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि सारा का सारा पैसा कर्ज दे के रखा, वो पैसे नहीं ले सकते, इसलिए इक्विटी ली हुई है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 12.07% की होल्डिंग है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 7.36% की होल्डिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा की भी 5.68% की होल्डिंग है, और इंडियन ओवरसीज बैंक की देखें तो यहाँ पे 5.23% की होल्डिंग है। कैनरा बैंक की यहाँ पे 4.05% की होल्डिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आईसीआईसी बैंक की 3.81% की होल्डिंग है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सबसे भारी निवेश है यहाँ पे, उन्होंने ज़्यादा पैसे दिए, उसके बदले में इक्विटी ली हुई है, क्योंकि पैसे चुका नहीं सकते थे, तो यही मजबूरी में ले लिया। इंश्योरेंस कंपनी का भी निवेश है, जिसमें 3.33% की होल्डिंग एलआईसी की है। तो ये मजबूरी का निवेश है, ये ध्यान रखें, उन्होंने कोई पैसे कमाने के लिए निवेश नहीं किया, और इसको देख के इसमें आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्होंने देख लो कि 2 लाख से ज़्यादा का निवेश किया, वो 30.22% की होल्डिंग है, यानी कुछ बड़े ऑपरेटर यहाँ पे जम के गेम कर रहे हैं। और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 2 लाख से कम है, वो 19.16% है, ये छोटे इन्वेस्टर हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि दूसरी अगर आप और निवेश की बात करें तो यहाँ पे एनी अदर स्पेसिफाई में 1.63% की होल्डिंग है। एचयूएफ की 1.36% की होल्डिंग है। तो क्लियरली देख सकते हो कि ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई खास यहाँ में उत्साह नहीं दिख रहा है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, और थोड़ा सा एफआई ने यहाँ पे निवेश बढ़ा है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बीएसएनएल ने रिवाइवल प्लान बना दिया है, सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। बीएसएनएल अब पूरे इंडिया के अंदर 4G सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस के साथ में हाथ मिला लिया है। 4G सर्विस आते ही ये देख सकते हो कि अब जो कस्टमर चले गए बीएसएनएल छोड़ के, चार्ज की वजह से जो प्राइस हाइक की है तीनों कंपनियों ने मिलकर, उसकी वजह से वो वापस लौट के आ सकते हैं। तो बीएसएनएल के लिए जो आप देखें सर्विस देने का काम है, टेलीकॉम सर्विस, वो जीटीएल ही ज़्यादा करके देती है। हर छोटे बड़े गाँवों में सर्विस जीटीएल की है, और बीएसएनएल का जो मेन टारगेट है वो छोटे गाँव और कस्बे है। और ऐसे में ये जो बेनिफिट है वो सीधा जीटीएल को मिलता है, वो दिखाई देगा 4G सर्विस की वजह से। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि ये मेड इन इंडिया 4G सर्विस होगी, पूरी तरह से इंडिया में बनी हुई, और यहाँ पे 4G सर्विस सस्ते में देने का पूरा प्लान तैयार है। आने वाले समय में देख सकते हो कि जो 4G सर्विस महंगी कर दी है तीनों कंपनियों ने मिलकर, प्राइवेट प्लेयर ने, उसको टक्कर देने के लिए अब तैयारी कर ली गई है। फाइनेंशियल 2024 में 18 मिलियन सब्सक्राइबर लॉस किए हैं, कम किया बीएसएनएल ने, और अभी देख सकते हो कि जो टारगेट है कि आने वाले समय इसको फिर से लाना होगा। तो एक बड़ा यहाँ पे विजन क्लियर है, और ऐसे में फ़ायदा थोड़ा सा जीटीएल को जरूर होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के ये संभावना कुछ पॉजिटिव बनी हुई है। दूसरी तरफ देखें तो तीनों कंपनियों ने जो टैरिफ हाइक किया उसकी वजह से उनका एक रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और ये कंपनियां जो लॉस में, उनको थोड़ा फ़ायदा जरूर होगा। और ऐसे में जो कर्ज है इन कंपनियों का, जो टेलीकॉम टावर कंपनियों को चुकाना, वो चुका पाएंगे, तो इससे भी थोड़ा सा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अंशुमन ठाकुर की तरफ से कहा गया कि आने वाले समय ये टैरिफ हाइक का फ़ायदा इन कंपनियों को मिलेगा, तो उससे जीटीएल को भी थोड़ा बेनिफिट जरूर होगा। तो ये रिस्की स्टॉक है, अगर आप चाहे तो थोड़ा सा निवेश करें, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट के खेल में अब भी एंट्री करना कर सकते हैं, क्योंकि लग रहा है कि फिर से इसमें ऑपरेटर सक्रिय होंगे, और फिर इसमें अपर सर्किट का दौर भी शुरू होगा, जो थोड़ा आगे जाके रुकता हुआ फिर दिखाई देगा। तो ये आप रणनीति अगर समझते हो तो इसमें दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।